साथियों, आज चुनावी सभा का आयोजन किया गया है और ये चुनावी सभा चेतन गोई 151 वागरा विधानसभा, दूसरा नाम है सुरेश परमार 150 जम्बूसर विधानसभा, साहिल मंसूरी 153 भरूच विधानसभा। ये 3 कैंडिडेट के प्रचार के लिए आज की इस सभा का आयोजन किया गया है। साथियों, ये जो कैंडिडेट है, इन कैंडिडेट के द्वारा स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया गया है कि जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो हम लोगों ने निकाला है, जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपके लिए लिखा गया है, उसे पूरा करने का हम वादा करते हैं और यदि ये वादा हमने पूरा नहीं किया, चुनकर आने के बाद ये वादा हमने पूरा नहीं किया, तो जो वोटर है, मतदाता है, उनको ये अधिकार होगा कि वो हमारे खिलाफ यानी उन कैंडिडेट के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, धोखाधड़ी का केस दायर कर सकते हैं, वादा खिलाफी का केस दायर कर सकते हैं। ऐसा लिखकर देने वाले ये जो 3 कैंडिडेट है, ऐसा आज तक 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ और 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। तब से लेकर अब तक बहुत सारे चुनाव हुए। किसी राजनीतिक दल ने आज तक मतदाताओं को स्टैम्प पेपर पर लिख कर नहीं दिया, स्टैम्प पेपर पर लिखकर वादा नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि जो पार्टियां वादा करने वाली पार्टियां हैं, वो जब वादा करती है उसी समय उनको मालूम होता है कि ये वादा पूरा नहीं किया जाएगा। यानी वादा करने वाली पार्टियों को पहले से मालूम होता है कि वो मतदाताओं के साथ धोखा करने वाले हैं। 400 रुपए का गैस मिलता था, जैसे ही नरेंद्र मोदी चुनकर आए तो ये 1200 रुपये हो गए, 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। कम होने के बजाय या गरीबों को उज्ज्वला कनेक्शन देने का जो वादा किया था, वो तो कब का गायब हो गया। तो मैं ये उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वो लोग बेईमानी करना चाहते हैं, वो स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर नहीं दे सकते। जो आपके साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहते हैं, उन्होंने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया। तो इस ईमानदारी की वजह से हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के जो 3 कैंडिडेट हैं, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया, उनका समर्थन करने के लिए हम लोग यहां आए। ईमानदारी का वादा करने की वजह से हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्य नहीं हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी नहीं है।
इसके बावजूद भी समर्थन कर रहे हैं। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जो संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। इतना विशाल संगठन है, छोटा मोटा संगठन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा 6 अक्टूबर को हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गए थे। 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए। सारे देश भर से 3.5 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर जाना ये बच्चों का खेल नहीं है। इतनी बड़ी ताकत है संगठन की हमारे पास में, और इतनी बड़ी ताकत लेकर के हम लोग वहां गए और इस वजह से आरएसएस के लोगों को हेडक्वार्टर को ताला लगाकर भागना पड़ा। मोहन भागवत तो 8-10 दिन पहले ही भाग गया था। तो आरएसएस के लोगों से सारे देश के लोग डरते हैं, बयान देने के लिए भी डरते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तो बहुत दूर की बात है। तो इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संगठन हमने बनाया है। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी 65 साल पूरे हो गए। 47 साल हो गए। इतने सालों से मैं लड़ रहा हूँ, हमारे लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र भी 47 साल नहीं होगी, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब हमने काम शुरू किया। तो इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इतना बड़ा विशाल संगठन हमने बनाया। और ये विशाल संगठन इस देश में जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसके विरोध में लड़ने के लिए बनाया गया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और गुजरात में 1.5% से ज्यादा नहीं है। देश में एवरेज 3.5% ब्राह्मण है, मगर गुजरात में 1.5% से ज्यादा नहीं है। 3.5% हो या 1.5% हो, इस वोटों के आधार पर, इतने वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकता। बनाने का तो सवाल नहीं है। जो लोग गांव का पंच नहीं चुनवा सकते, जो लोग गांव का सरपंच नहीं बनवा सकते, वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस के द्वारा जो भाजपा चलाई जा रही है, ये उसके द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया है। इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड किया हुआ प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। और नॉमिनेटेड जो शब्द है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में उपयोग में लाया था, जब उनकी लड़ाई गांधी जी के साथ हुई थी। गांधी जी को उन्होंने कहा था कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सच्चा ईमानदार प्रतिनिधि चाहिए। आप लोगों के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। तो हमारे लोगों को नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। नॉमिनेटेड का अर्थ होता है नामधारी, कामधारी नहीं, नामधारी। नामधारी भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आपको देहाती भाषा में उदाहरण देकर के समझाता हूँ। यहाँ महिलाएं हैं, महिला के संदर्भ में उदाहरण है, इसलिए मैं पहले तो महिलाओं से क्षमा चाहता हूँ। गांव में शादी होती है तो एक आदमी अपने मित्र को परिचय देता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो मित्र पूछता है, ये साइड में खड़ी हुई जो औरत है ये कौन है? ऐसी रखी हुई है।
ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। तो ये नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। तो अगर आरएसएस के द्वारा ऐसे ही रखा हुआ है तो इस तरह से तो प्रधानमंत्री हमारा काम करने वाला नहीं हो सकता। मैं सबूत के साथ आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी कहता है कि वो चाय बेचने वाला है। चाय बेचने वाला इसका मतलब है बैकवर्ड है, पिछड़े वर्ग का है। तो पिछड़े वर्ग की देश में 52% संख्या है और नरेंद्र मोदी अपने को कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं। तो उन्होंने आजाद भारत में कुत्तों की गिनती करवाई, जानवरों की गिनती करवाई, मगर यहां तक के शेर, जंगलों के शेरों की भी गिनती करवाई। नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जंगलों में, गिर के जंगलों में ये शेर की संख्या घट गई है। तो लोगों ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अरे हमने गिनती किया शेर की। तो नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका से वहां के प्रधानमंत्री को कहा कि हमारे गिर के जंगल में शेर घट गए, तुम्हारे जंगल में जरा ज्यादा है, जरा दे दो हमको। तो वहां से शेर लाया नरेंद्र मोदी और शेर लाकर गिर के जंगल में छोड़ दिया। तो गिर के जंगल के पास ही वहां हम लोग गुजरात में कार्यक्रम के लिए गए थे। तो कार्यकर्ता के घर में, जहां कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था देव सिंह भाई, उसके घर में उसने कहा कि यहां शेर आया था रात में, जो है कुछ दिन पहले शेर आया था। उसने कहा कुत्ते को उठा कर ले गया, कुत्ते को खाया। तो नरेंद्र मोदी ने शेर को तो जंगलों में छोड़ने के लिए लाया, उसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की। अगर जंगलों में खाने पीने को नहीं मिला तो गांव में घुसेगा शेर। तो साथियों, ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं नहीं होगा जो जंगलों के शेरों की चिंता करता हो मगर इंसानों की चिंता नहीं करता है। पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती करने के लिए मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि पिछड़े वर्ग की, ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे। पिछड़े वर्ग की गिनती करने के लिए मना कर दिया। साथियों, पिछड़े वर्ग का ही प्रधानमंत्री है और पिछड़े वर्ग की ही गिनती करने के लिए मना कर दिया। नहीं तो नरेंद्र मोदी डेली क्या कहता है? विकास, 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 विकास। अरे डाटा ही नहीं होगा, आंकड़े ही नहीं होंगे तो विकास का प्लानिंग कैसे बनेगा? मान लो बैकवर्ड क्लास का विकास करना है, उसका आंकड़ा आपके पास नहीं है। जब आंकड़ा नहीं है तो उसकी विकास की योजना कैसे बनाओगे? और जब विकास की योजना ही नहीं बनाओगे तो विकास कैसे करोगे? तो ये केवल फेंकने का काम हो रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसलिए मीडिया में नरेंद्र मोदी के बारे में ये सोशल मीडिया में लिख कर आता है। अगर आपने सोशल मीडिया में लिखो फेंकू तो नाम लिख के आता है नरेंद्र मोदी। मतलब इतना, सोशल मीडिया में अगर लिखोगे फेंकू तो लिख उधर आता है नरेंद्र मोदी। तो ये दुनिया में सारे लोग उसको फेंकू बोलते हैं। अरे उसके माँ बाप ने नरेंद्र मोदी नाम, नरेंद्र नाम रखा, मगर इसके कर्मों की वजह से, कार्य की वजह से इसका नाम पड़ गया फेंकू। तो साथियों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में 3.5% जो ब्राह्मण है, उन लोगों की इस देश में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। हमारी तो संख्या 85% है। तो जिनकी संख्या 3.5% है
उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। पहली नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने बनाई 1885। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1952 में बनी। तो भारतीय जनता पार्टी का उस समय नाम जनसंघ था और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। ये भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी। फिर जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई गई, तो उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण। तीसरी नेशनल लेवल की पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे नाम का कोकनस्थ ब्राह्मण ब्राह्मे का, वो भी ब्राह्मण। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो EMS नंबूदरीपाद नंबूदरी ब्राह्मण, केरला का, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। और 5वीं नंबर की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की, ये भी बंगाली ब्राह्मण। यानी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। तो का कल्याण करने के लिए थोड़ी पार्टी बनाई, तो ब्राह्मणों ने उनका कल्याण करने के लिए बनाए। इसलिए देश को आजादी मिलकर 75 साल हो गए, अभी भी इस देश में 40 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। भूखमरी से मर रहे हैं हमारे देश में। आजादी को 75 साल होने के बाद भी ऐसे लोग इस देश में हैं जिनको भूखमरी के कगार पर छोड़ दिया गया है, मरने के कगार पर छोड़ दिया गया है, और इसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती, किसी अखबार में खबर नहीं आती, किसी टीवी में खबर नहीं आती, और इस वजह से आप लोगों को जानकारी नहीं मिलती। ये लोग कौन हैं? ये अनुसूचित जाति के, शेड्यूल कास्ट के लोग, ये शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ये नॉमिडिक टाइप के लोग हैं, ये MBC के लोग हैं, ये OBC के लोग हैं, ये माइनॉरिटी के लोग हैं, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, ये इनके लोग हैं। तो इसका मतलब है जो ऊंचे जाति के लोग हैं वो लोग भूखमरी के कगार पर नहीं है, क्योंकि आजाद भारत में उन्होंने उनका कल्याण किया, उनका भला किया, उनका विकास किया। अभी नरेंद्र मोदी लगभग 8 साल हो गए, अभी 2024 में और चुनाव होने वाला है। 8 साल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है नौकरियों का। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी रिजर्वेशन के बारे में बोला तक नहीं। अमल में लाने की बात तो बहुत दूर की है, अरे बोला तक नहीं। बैकवर्ड क्लास का आदमी बैकवर्ड के ही विरोध में काम कर रहा है। आप गधे से गधे आदमी को धरो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और उसको कहो कि कुल्हाड़ी से आप अपना बायां पैर काटो, तो गधे से गधा आदमी क्या कहता है? गधा जरूर, इतना गधा नहीं हो कि अपने हाथों से अपना पैर काट दूं। गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने हाथ से अपना पैर काट दूं। मगर नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है, बैकवर्ड के ही विरोध में इससे काम लिया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया वो पार्टी उसके बाप दादा के द्वारा बनाई हुई पार्टी नहीं है। किसी बैकवर्ड ने ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई, ये पार्टी RSS के लोगों ने बनाई, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। यदि गुजरात का चुनाव नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं तो RSS के लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी को, तुम गुजरात का चुनाव नहीं जीत सकते, तुमको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट 2024 में कैसे बना गए हम लोग? क्यों माने?
हट जाएगा, हटा देगा, कैंडिडेट बनाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। इसलिए इस चुनाव में 12,000 करोड़ रुपया बीजेपी के लोग खर्चा कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 30,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। नरेंद्र मोदी क्या कहता है, अरे मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चला जाऊंगा। हैरान करने वाली बात है कि जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए 30,000 करोड़ रुपया हो, वो कहता है मैं तो फकीर। ऐसा फकीर तो साले दुनिया में पहली बार देखा गया कि जो चुनाव पर 30,000 करोड़ रुपया खर्चा करता हूं। अभी गुजरात के चुनाव में 12,000 करोड़ रुपया केवल गुजरात के चुनाव में खर्चा हो रहा है भाजपा के द्वारा। कहां से है? छापने का कारखाना है, टकसाल है उसके घर में, कहां से आया पैसा? ये सारा का सारा पैसा ये काला धन है, काला धन है। जब आजादी मिली थी तो कांग्रेस के लोगों ने लोगों को कहा हमने तो देश को आजादी दिलाई, इसलिए हमें वोट दो। लोगों ने आजादी दिलाने के नाम पर वोट दिया। 5 साल की सरकार होने के बाद अब कांग्रेस के पास आजादी के नाम पर वोट मांगने की बात खत्म होगी। अब वोट कैसे मांगे? तो कांग्रेस ने पार्टी में गुंडे लोगों की भर्ती करना शुरू कर दिया और लोगों पर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर, डरा कर वोट लेने का कार्यक्रम शुरू हुआ। लोगों ने इसके विरोध में खड़ा होकर काम किया। फिर कांग्रेस ने गरीबों के वोटों को खरीदने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? तो जो उद्योगपतियों के पास काला धन होता था या सरकार के द्वारा व्यापारियों को, जनता को महंगाई बढ़ाकर लूटने का जो अधिकार दिया जाता था, वो लूटे हुए धन और लूटे हुए पैसे के आधार पर ये चुनाव लड़े। आप लोगों को याद होगा कई उद्योगपति विदेश भाग गए। क्यों भाग गए? बैंक से उन्होंने कर्जा लिया, बैंक से कर्जा लिया 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। अभी कल परसों की बात है, नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। अरे हमारा 10,000 माफ नहीं करता, गरीबों का 10,000 माफ नहीं करता। और बैंक वाले उनके घरों पर जब्ती लाते हैं, किसान के जमीन पर जब्ती लाते हैं और इन लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। अब जिन उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ माफ कर दिया तो स्वाभाविक रूप से वो उद्योगपति इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए ये लूटा हुआ जो जनता का धन है वही पैसा आधा उनको देते हैं, आधा अपने पास रख लेते हैं। तो हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, हमारे लोगों को इसके बारे में कोई खबर नहीं है, जानकारी नहीं है। अभी लोगों के वोटों की चोरी करने के लिए ईवीएम मशीन लाई गई। आजकल जो आप लोगों के वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी करके चुनाव जीतवा जा रहा है। यहां बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि ईवीएम मशीन में चोरी होती है। मैं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की केस लड़ चुका हूं, मेरे पास सबूत है ईवीएम में घोटाला करने के, मेरे पास सबूत है और मैंने सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मेरी बात को माना, चीफ जस्टिस ने माना और 24 अप्रैल 2017 को ईवीएम मशीन की चोरी को पकड़ने वाली दूसरी मशीन लगाने के लिए, पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में ऑर्डर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करता है कि ईवीएम मशीन में चोरी हो सकती है, घोटाला हो सकता है। देखो जब आप वोट डालते हो
ईवीएम मशीन में बटन दबाते हो और डालते हो तो आपका वोट जो है ईवीएम मशीन के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जाता है। तो दुनिया के विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, ये किया जा सकता है। जब पहले बैलेट पेपर होता था, जब आप बैलेट में क्या करते थे तो आप देखते थे, चुनाव निशान देखते थे, पंजा, कमल का फूल, गधा, घोड़ा, हाथी, सुअर, ये चुनाव निशान देखते थे। फिर देखने के बाद अभी किसको दे, गधे को दे, सुअर को दे, कुत्ते को दे, वोटर सोचता है। फिर डिसाइड करता है हाँ तो कुत्ते को देगा, तो वो स्टैंप लेगा, पहले स्टैंप होता था, स्टैंप लेकर फिर उसमें हाँ शाही लग गई, देख के वो वहां जहां उसको कुत्ते को स्टैंप देना है, वोट देना है, ऐसा फिर हाँ कुत्ते पर ही लग गया है। यानी अपनी आंखों से, दोनों आंखों से देखता था, यह बराबर कुत्ते को लग गया है। मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आप बटन दबाते हो, आपका वोट किसके नाम पर जमा हो गया आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। आपको पता है, अरे बैलेट बॉक्स में आप दो बार कंफर्म करते थे कि मैंने जिसको स्टैंप लगाया वो बराबर लगा कि नहीं लगा। मगर ईवीएम मशीन में आप जब बटन दबाते हो तो आपका, मान लो आपने पंजे में लगाया, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता कि वो पंजे में गया कि नहीं गया, ईवीएम में दिखाई नहीं देता। ये इस तरह से अपारदर्शी मशीन है, ये ट्रांसपेरेंट मशीन नहीं है, ये आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा ये मशीन वोटों की चोरी कर सकती है, और इसलिए हमने कहा कि आम आदमी की, वोटर के वोट चोरी ना हो, इसलिए इसमें दूसरे मशीन लगाई जाए। तो पेपर ट्रेल नाम की मशीन लगाई गई है, मैंने लगवाई। 13 लाख मशीनें सारे देश भर में, ईवीएम मशीन को मैंने लगवाई। किसी अखबार वाले ने, टीवी वालों ने मेरी खबर नहीं छापी, ये मैंने लगवाई सारे देश भर में। इसलिए मैं जानता हूं ईवीएम मशीन में घोटाला होता है कि नहीं होता है, मैं जानता हूं। मेरे पास सबूत है, मैं केस लड़ चुका हूं, मेरी केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस तरह से ये पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। तो तब से क्या होता है, जब आप बटन दबाते हो तो 2 जगह रिकॉर्ड तैयार होता है। एक जगह आपका वोट का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा हो जाता है, दूसरी जगह एक कागज के टुकड़े पर स्टैंप लग जाता है। आपने मान लो पंजे पर दिया, हाथी पर दिया, कमल के फूल पर दिया, खटिया पर दिया, तो कागज के टुकड़े पर स्टैंप लग के वो बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। और वो जो कागज का टुकड़ा है उसको वो बोलते हैं पेपर ट्रेल मशीन से निकला हुआ वोट। अगर ईवीएम मशीन ने आपको हरवा दिया तो पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की गिनती करने के लिए आप मांग कर सकते हैं। वोटर मांग कर सकता है, कैंडिडेट मांग कर सकता है, कैंडिडेट का प्रतिनिधि मांग कर सकता है, कोई भी मांग कर सकता है। और अधिकारी को बंधन होगा कि वो पेपर ट्रेल मशीन से निकले हुए पेपर के कागज के टुकड़ों की गिनती करे। और हो गया कि ईवीएम मशीन में जो कैंडिडेट जीत गया था वो पेपर ट्रेल मशीन में हार गया। यानी जिनके नाम पर ईवीएम मशीन में कम वोट पड़े थे वो आदमी जो हार गया था ईवीएम मशीन में, वो पेपर ट्रेल मशीन के कागज के वोट में जीत गया।
तो इस तरह से ये पेपर ट्रेल मशीन जो है एज गुड एज बैलेट पेपर, ये जो पेपर ट्रेल मशीन है ये एज गुड एज जैसे बैलेट पेपर था वैसे ही पेपर ट्रेल मशीन है। ये मशीन हमने लगवाई थी और जब लगवाई, ये लगवाई 24 अप्रैल 2017 को। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा कि आपने 2004 और 2009 में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता था, तो हमने देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया था। तो आप लोगों ने कहा था, कांग्रेस के लोगों ने कहा था हमको, बीजेपी वालों ने कहा, आरएसएस वालों ने कहा, क्या कहा था कि हम आंदोलन ना करें, बीजेपी वाले आरएसएस वाले आंदोलन ना करें। तो आरएसएस वालों ने, बीजेपी वाले नहीं नहीं आंदोलन करेंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा ऐसा करो, अभी हमारी सरकार है, 2013 चल रहा है, 2014 में लोकसभा का चुनाव है, हमने 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता, तुम 2014 में 1 बार घोटाला तुम करो तो चुप रहोगे ना? हमने 2 बार किया, 1 बार तुम भी कर लेना। तो आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मनमोहन सिंह को कहा, अरे आपने 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता, सरकार बनाई, और आप हमको कई बार घोटाला करने की बात कर रहे हो। तो कांग्रेस ने कहा नहीं, हम तो 1 बार इसलिए बोल रहे हैं कि आरएसएस के लोग बहुत सज्जन हैं, ऐसा कहा जाता है देश में, बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, ऐसा देश में कहा जाता है। आप भी ऐसा प्रचार करते हो, हमें क्या मालूम था आप भी 2 नंबरी हो। हम तो 2 नंबरी है ही है, हम कांग्रेस के लोग 2 नंबरी है ही है, मगर आप लोग तो सज्जन हैं, आप लोग 2 बार क्यों करना चाहते हो घोटाला? 1 बार कर लो। नहीं नहीं नहीं, बराबरी होनी चाहिए। आपने 2 बार घोटाला किया तो हमको भी 2 बार का मौका मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है आप भी 2 नंबरी लोग हो, हमें मालूम ही नहीं था आप भी 2 नंबरी हो। चलो ठीक है, 2 बार आप घोटाला कर लो। ये सौदा हुआ, और 2014 का घोटाला करके चुनाव जीतने के बाद जब मैंने पेपर ट्रेल मशीन 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर पेपर ट्रेल मशीन लगवाया, तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, अरे भाई देखो, वामन मेश्राम ने बहुत बड़ी टांग अड़ा दी है। वामन मेश्राम की टांग छोटी मोटी नहीं है, बहुत मजबूत टांग है, बहुत ताकतवर टांग है। ये टांग हम अकेले बीजेपी आरएसएस वाले हटा नहीं पा रहे हैं, अब कांग्रेस वाले आप लोग भी हमारी मदद करो। तो कांग्रेस वालों ने कहा भी अरे आपके पास सरकार है, आप प्रधानमंत्री है, मगर वामन मेश्राम की टांग बहुत मजबूत है, वो बिकाऊ माल नहीं है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। तो क्या करें? नहीं बोले, आप कांग्रेस ने वादा किया था 2 बार हमारी सरकार बनाएंगे, तो 2019 में ईवीएम में घोटाला करने के लिए हमें मदद करें। तो कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी, राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट के वकील, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 में केस दायर किया, और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। बैलेट पेपर पे रिकाउंटिंग होती थी, पेपर ट्रेल में भी रिकाउंटिंग का ऑर्डर वामन मेश्राम ने लाया है। ये 100% रिकाउंटिंग होगी, 100% रिकाउंटिंग होगी तो ये चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए अभी क्या करो, ये मिलान करो 50%, उस रिकॉर्ड के साथ 50% मिलान कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने
हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में, हमारे वकील ने, अरे पेपर ट्रेल मशीन में 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है। कांग्रेस के लोगों, तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है। मगर उन्होंने मिलान करने की 50% मांग की। और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई था। रंजन गोगोई पर आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने एक औरत को खड़ा किया, आरोप लगा, ये चीफ जस्टिस पर आरोप लगा, ये इसने चरित्र हनन किया, उसने लगाया, औरत ने आरोप। तो आरएसएस बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि जिस जस्टिस पर आरोप हो वो जस्टिस फैसला नहीं दे सकता। तो जस्टिस बोबड़े थे, जिसका दादा आरएसएस के लीगल विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, उसने वकीलों का संगठन खड़ा किया था आरएसएस के। तो उसका पोता चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर का जज था। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा। उसने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया और पर्दे के पीछे डिसाइड हुआ कि ईवीएम मशीन पर रंजन गोगोई फैसला दे देगा। तो इसके आधार पर उसको निर्दोष छोड़ दिया। और जस्टिस बोबड़े ने एक जस्टिस की नियुक्ति की, उस औरत की इंक्वायरी करने के लिए बिठाया। उसके बाद में जस्टिस गोगोई ने आरएसएस बीजेपी के समर्थन में 1% मिलान करने का ऑर्डर दे दिया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में 2 ऑर्डर, एक केस 2 ऑर्डर, ऐसा दुनिया के एपेक्स कोर्ट के इतिहास में कई नहीं। अरे जब ये जजमेंट है तो दोबारा करने की जरूरत क्या है? दोबारा निर्णय किया गया और मिलान करने के लिए 1% का ऑर्डर दिया गया रंजन गोगोई। और बाद में जब वो रिटायर्ड हो गया तो आरएसएस बीजेपी ने उसको राज्यसभा में खासदार बनाया, मेंबर पार्लियामेंट बनाया। उसने फिर आत्मचरित्र लिखा। आत्मचरित्र में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। उसने खुद ही न्याय नहीं किया तो ऐसे ही लिख दिया उसने, खुद ही अपने आत्मचरित्र में लिखा। तो इस तरह से साथियों, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ। बाद में जस्टिस ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया, रंजन गोगोई भी निर्दोष, वो औरत भी निर्दोष। अरे दोनों निर्दोष कैसे हैं? कोर्ट में एक आरोपी होता है, एक आरोप करने वाला होता है, तो एक आदमी दोषी होता है। इसमें तो दोनों को निर्दोष छोड़ दिया। ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ, दोनों निर्दोष हैं। तो इससे प्रमाणित हो गया कि ईवीएम को घोटाला करने के लिए, मिलान का फैसला करवाने के लिए और वामन मेश्राम का फैसला साइड ट्रैक करने के लिए ये फैसला दिया गया। तो 2019 के चुनाव में दोबारा नरेंद्र मोदी चुनकर प्रधानमंत्री बना। ये नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी नहीं है, ये बेईमानी से चुना हुआ प्रधानमंत्री है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं, वो मेरे खिलाफ केस दायर करते हैं। मैं जानता हूं, पहले भी बोल चुका हूं, अभी तक केस नहीं किया। तो उसको मालूम है वामन मेश्राम के पास सारे सबूत हैं। लेने के देने, समझना, लेने के देने पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए वामन मेश्राम को पैसा नहीं लगता। मैं वकीलों को पैसा नहीं देता, वकील से ही चंदा लेता हूं। तो मैं गरीबों की, मजबूर लोगों की लड़ाई लड़ने का आंदोलन खड़ा किया है। इसलिए लोगों को मालूम है कि वामन गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है। इसलिए लोग मुझे चंदा देते हैं, मेरे से कोई पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। मैं ये सारी कहानी इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आजकल आप लोगों के वोट ईवीएम मशीन के द्वारा चोरी किए जा रहे हैं। जब तक ईवीएम मशीन
वोटों की चोरी करती रहेगी, तब तक इस देश में ईमानदार लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। और जब तक ईमानदार लोकतंत्र देश में स्थापित नहीं होगा, तब तक आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईमानदार आदमी को चुनकर नहीं आने दिया जा सकता जब तक ईवीएम मशीन, और जब तक ईमानदार आदमी चुनकर नहीं आएगा तब तक आप लोगों की लड़ाई विधानसभा में और लोकसभा में लड़ने वाला आदमी नहीं जाता। तो इस तरह से ये जो लोग हैं वो सही और सच्चे नुमाइंदे चुनना बंद हो गया है। मैं आपको एक और तथ्य, एक सत्य आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जस्टिस साहब जयपुर के चतुर्वेदी राज्यसभा का मेंबर थे कांग्रेस के, और एक एमएलए शेड्यूल कास्ट का और ड्राइवर, 4 लोग मिलकर जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। तो 100-150 किलोमीटर जाने के बाद क्या हुआ कि जस्टिस साहब को टट्टी लग गई, इसको अपने चतुर्वेदी को। तो चतुर्वेदी ने ड्राइवर की गाड़ी रोकी। रोकने के बाद में वो झाड़ी के पीछे टट्टी करने के लिए चला गया। तो गाड़ी के अंदर जज साहब और एमएलए साहब बैठे थे शेड्यूल कास्ट के। तो ये तो आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। तो जो एमएलए साहब था शेड्यूल कास्ट का, उसने जज साहब को कहा, जज साहब वो चतुर्वेदी टॉयलेट को गए हैं मगर पानी लेकर नहीं गए, पानी लेकर नहीं। तो जज साहब ने कहा वो चतुर्वेदी है, उसका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहता है, नहीं धोना चाहता है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी, उसका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहता है, उसकी मर्जी, ना धोना चाहता उसकी मर्जी। तू काहे को चिंता कर रहा है? ये कोई विधानसभा का विषय है? ये कोई विधानसभा का विषय है जो तू चिंता कर रहा है? तो एमएलए चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद आधा मिनट हो गया, फिर 1 मिनट हो गया, फिर 1.5 मिनट हो गया। फिर एमएलए ने कहा, जज साहब को गुस्सा आ गया। जज साहब ने कहा, तुम चतुर्वेदी के पिछवाड़ा धोने के लिए पानी ले जाना चाहते हो और मेरी अनुमति लेकर ले जाना चाहते हो? खबरदार मुझे पूछा तो अभी, मेरे को भी तेरे नाराजगी में शामिल करना चाहता है। तेरे को पानी लेके जाना है लेके जा, मगर मेरे को मत पूछ, मेरे को मत पूछ। तेरे को लेके जाना है लेके जा, मगर मेरी अनुमति मत ले। एमएलए उठा, बिस्लेरी पानी का बोतल उठाया, गाड़ी का दरवाजा खोला और वहां झाड़ी के पीछे जाने लगा। मैं यहाँ स्टेज पर बैठा था और जज साहब बोल रहे थे। अजमेर के अधिवेशन में मैंने जज साहब को वहाँ से कहा, जज साहब वो एमएलए पानी की बोतल ही लेकर गया चतुर्वेदी के लिए या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा कि नहीं, वो झाड़ी के पीछे तो मैं देख नहीं पाया, हो सकता है सब हो गया हो, मैं देख नहीं पाया क्योंकि झाड़ी के पीछे। ऐसे एमएलए चुनकर जा रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था दलाल चुनकर जाएंगे, भड़ुए चुनकर जाएंगे। बाबा साहब ने नहीं सोचा था पिछवाड़ा धोने वाले भी चुनकर जाएंगे, यानी इतना गिर जाएंगे, इतनी घटिया किस्म के लोग चुनकर जाएंगे। ऐसी चुनाव प्रणाली देश में प्रस्तावित की गई है। तो ऐसे लोग अगर चुनकर जाएंगे तो आपकी समस्या के ऊपर विधानसभा में कौन बोलने वाला है? कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो लोग हैं, ये जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट जो आपके सामने उपस्थित किए गए हैं, चेतन गोई, सुरेश परमार, साहिल मंसूरी, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाले तुम्हारे ही बीच के लोग हैं, तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। मगर आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए केवल यही लोग या विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले यही मुद्दा नहीं है, यही एकमात्र रास्ता नहीं है।
हमने देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया हुआ है और कुछ दिन पहले 6 अक्टूबर को 3.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर गए थे। तो आपकी लड़ाई अगर मान लो ये एमएलए चुनकर अगर गए, आपने अगर इनको चुनकर दिया, तो अगर ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम मैदान में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लड़ाई लड़ ही रहे। चुनाव के 1-2 दिन पहले और एक प्रोपेगेंडा देश में शुरू होता है। ये भी आपको बताना चाहता हूं, आखिरी बात ये बताना चाहता हूं, चुनाव के 1-2 दिन पहले प्रचार शुरू होता है। अरे ये तो चेतन गोहिल, सुरेश परमार, साहिल मंसूरी ये चुनाव जीतने वाले नहीं है, ये तो हारने वाले हैं। इनको अगर आप वोट देते हो तो आपका वोट खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो आप अपना वोट क्यों खराब करना चाहते हो? ऐसा प्रोपेगेंडा बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले शुरू कर देते हैं। और जब शुरू कर देते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वोट का अधिकार, ये वोट जो है ये कभी खराब होने वाला नहीं है। ये वोट इतना पावरफुल होता है, ये खराब होने वाली चीज नहीं है। अगर आपका कैंडिडेट मान लो चुनाव हार गया और उसको 5% वोट पड़े, 10% वोट पड़े, 11% वोट पड़े, 15% वोट पड़े, 20% वोट पड़े और हार गया, हो सकता है हार गया, और 20% वोट पड़ने के बाद हार गया, क्योंकि 32% वाला जीत जाएगा, 35% वाला जीत जाएगा। तो मान लो 20% आपने वोट दे दिया, हारने वाला होने के बावजूद भी दिया, और उसको 20% वोट पड़े, हार गया। उसके बाद आपकी कोई समस्या हुई, आप चेतन गोहिल के पास आए और चेतन गोहिल के पास आए कि गोहिल साहब मेरी ये समस्या है, आप जरा पुलिस चौकी में टेलीफोन करके जरा काम कर दीजिए मेरा। तो चेतन गोहिल पुलिस इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा, हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, हेलो मैं चेतन गोहिल बोल रहा हूं। तो इंस्पेक्टर क्या बोलेगा, कौन है चेतन गोहिल, कौन है, कौन है चेतन गोहिल, है कौन है चेतन गोहिल? तो इधर चेतन गोहिल बोलता है 20% वोट वाला चेतन गोहिल बोल रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। उधर से इंस्पेक्टर क्या, सर 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 बोलिए सर, क्या सेवा करूं सर, बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम है बोल दीजिए, मैं अभी इमीडिएट कर देता हूं। हारने वाले को 20% पड़ते हैं और जैसे कहते हैं 20% वाला हारा हुआ कैंडिडेट बोल रहा हो, तुरंत इंस्पेक्टर की बोली बदल जाती है। तो ये वोट फालतू नहीं जाता, ये वोट खराब नहीं होता। वोट जब जमा होता है तो ताकत होती है। 20% हुआ तो 20% ताकत, 25% हुआ 25% ताकत, 32% हुआ तो 32% ताकत, 35% हुआ जीत गया, हो गया। परसेंटेज ऑफ वोट से कैंडिडेट जीतता है, तो परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो ताकत है। वोट कभी फालतू नहीं जाता, जाया नहीं जाता, कभी खराब नहीं होता। अपने वोटों को कभी मत बेचना। अगर आपने अपने वोट को बेचा तो बेचते वक्त ध्यान रखना कि चुनाव में अगर मैंने वोट बेच दिया और अन्याय करने वाले की सरकार बनी तो मेरी बहू, बेटी, बहन, मां की इज्जत का क्या होगा? चुनाव के बाद मेरी बहन, बेटी, बहू, मां के इज्जत का क्या होगा? अगर मैंने वोट बेच दिया तो जो खरीदने वाला है वो बलात्कार कर सकता है, सरकार उसकी है, पुलिस उसकी है, तुम्हारी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। वोट बेचते वक्त ध्यान रखना। वोट का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, अपने बीवी को कुर्बान किया। ध्यान रखना,
अगर वोट बेचोगे तो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग चुनकर जाएंगे। इसलिए वोट मत बेचना। वोट बेचने के लिए नहीं है, वोट का अधिकार है। एमएलए चुनने का अधिकार नहीं है, एमपी चुनने का अधिकार नहीं है, एक शासक चुनने का अधिकार नहीं है, एक शासक बनने का अधिकार है। वोट का उपयोग शासक बनने के लिए करो। जिस दिन तुम्हारे समझ में आएगा वोट का अधिकार शासक चुनने का नहीं, शासक बनने का है, तब इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 85% वोट है। अरे 31% से सरकार बन रही, 32% से सरकार बन रही है, और तुम लोगों के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 85% वोट है। हर कैंडिडेट तुम्हारा जीत सकता है। तुमने अगर ये सोचा कि हम लोग वोट का अधिकार जो है ये शासक चुनने के लिए नहीं, शासक बनने के लिए करेंगे, तो आप शासक बन सकते। आप लोग सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लोग कैसे, नहीं ऐसा नहीं। अरे काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनवा कर दिखाया। आप सोचते नहीं हो सकता, अरे हो गया। अरे हो गया। तुम सोचते हो नहीं हो सकता। के.आर. नारायणन शेड्यूल कास्ट का केरला का आदमी राष्ट्रपति हो गया। अभी कल परसों रिटायर्ड हो गया एक राष्ट्रपति, वो शेड्यूल कास्ट का, क्या नाम उसका, गोविंद जो है वो रिटायर्ड हो गया, वो राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का। अभी जो महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी राष्ट्रपति। हो नहीं, अरे हो गया। रिटायर्ड भी हो गया के.आर. नारायणन, मर भी गया, सारा मट्टी भी हो गया, तो भी हमारे लोगों के दिमाग में घुसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे हो गया। ये तो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया, कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है। जब आप ऐसा सोचोगे हो सकता है, तो आपके अधिकार का सही उपयोग आप कर सकते हो। निराशा से कुछ नहीं होगा। निराश आदमी आत्महत्या कर सकता है। निराश आदमी आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या करने वाला आदमी अपनी तरक्की कभी नहीं कर सकता। इसलिए लड़ाई लड़ने की विचारधारा होनी चाहिए, जीतने की विचारधारा होनी चाहिए। जीतने के लिए बातें समझा रहा हूं। अगर आप इस तरीके से इस विचार को अमल में लाने का काम करोगे तो कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली चलाना नहीं भाई। वोट पर स्टैंप लगाना है, केवल बटन दबाना है। कोई आपको 1000 किलो का बोझा नहीं ढोना है, अरे केवल बटन दबाना है। केवल समझदारी से बटन दबाना है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपके लोग जो है शासक बन सकते हैं, और शासक वर्ग बने बगैर तुम्हारी समस्याओं का समाधान होना नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणों ने लिखा, आप लोग कहते अरे बाबा साहब आम्बेडकर ने नसीब में लिख दिया। भाई तुम्हारे नसीब में जो नहीं लिखा हुआ था वो लिख दिया। अब वो नसीब नहीं रहा, वो बदल गया है। पहले नहीं था ब्राह्मण के समय में, अभी बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का समय है। अभी देखो कितना है, ये ब्रह्मा है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, हम तो ब्रह्मा को भी नहीं मानते। ब्रह्मा को वोटिंग का अधिकार है, क्यों नहीं जानते है? उसका कोई आधार कार्ड ही नहीं है, ब्रह्मा का कोई आधार कार्ड है? उसका कोई पोस्टल एड्रेस है? जिसका पोस्टल एड्रेस नहीं होता उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता, और जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता वो ग्राम पंचायत का सदस्य चुनकर नहीं ला सकता। अरे तुम ब्रह्मा की बात सोचते हो भाई, जो ग्राम पंचायत का सदस्य चुनकर नहीं ला सकता। अरे जमाना बदल गया। हाँ, एक जमाना था ब्रह्मा वाला,
अब खत्म हो गया वो जमाना। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिख कर आपके माथे में जो लिखा हुआ था पोंछ दिया। अब आपके माथे में लिख दिया आप इस देश की शासन करने वाली जमात बन सकते हो, केवल कोशिश करना, ईमानदार कोशिश करना जरूरी है, आप सफल हो सकते हैं, लिख दिया। बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है जो बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया हुआ है? दो चीज़ें हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में ध्यान रखना है। हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार खुद ही 368 में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। हाँ तो अमेंडमेंट करने का ऑलरेडी है ये जी। और 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। हाँ हो चुका है। ठीक है। ठीक है सर। तो अमेंडमेंट करने का अधिकार संसद में 2/3 मेजॉरिटी से आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरा है संविधान को बदलना, ये अधिकार नहीं है। ये ये अमेंडमेंट संसद को भी अधिकार नहीं हाँ है, हाँ ये एमपी मेरे को भी नहीं है। नहीं। संविधान में सुधार करने का अधिकार है। खाली अमेंडमेंट कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। तो जब पहले से अगर कोई आपको कमी खामी नजर आती है तो उसके आप सुधार सकते हैं। अभी पूरा का पूरा संविधान बदलने का अधिकार ये संविधान द्रोह है। हाँ और संविधान द्रोह देशद्रोह है और देशद्रोह करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सर अभी संविधान में जो अमेंड करना है तो उसमें कुछ पॉइंट है ऐसे कि कोई पॉइंट अमेंड करना पड़े ऐसा कुछ अभी फिलहाल? नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि संविधान में जितना भी अमेंडमेंट हुआ, अगर हम लोगों को अवसर मिलता है तो इतने ही संविधान से बहुत ज़्यादा काम लोगों का किया जा सकता है। इंग्लैंड में लिखित संविधान ही नहीं है, पता आपको? हाँ, इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान ही नहीं है और वहाँ अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा अरे इतना तरक्की लोगों की। तो वहाँ पेंशनर लोगों को भी बेनिफिट है, मतलब इतना सारा बेनिफिट है उधर। जब मैं पहली बार इंग्लैंड में गया तो मेरी क्या राय बनी, अरे हमारे भारत के लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, साला स्वर्ग तो इधर ही है। इस तरह सारा डेवलपमेंट जो है उन्होंने किया हुआ है, ये धरती पर ही स्वर्ग है। तो लोकतंत्र के माध्यम से जो टैक्स पेयर लोग हैं वो टैक्स पेयर के माध्यम से देखो 35 लाख करोड़ का भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेले बजट, राज्य सरकारों का अलग है। पैसे की कमी नहीं है। अगर देश में डेवलपमेंट करना है तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, खा जाते हैं। गन्ना मीठा है, साले जड़ समेत खा जाते हैं। अरे खाओ भाई थोड़ा बहुत, तालाब को रखोगे तो तालाब का थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, मगर पूरा का पूरा तालाब ही खाली। तो ये समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए संविधान में पर्याप्त व्यवस्था है। तो जितना संविधान है उसमें बगैर किसी अमेंडमेंट किए बगैर इतनी सारी सत्ता उसके अंदर है, अगर चाहे तो हम अपने लोगों की तरक्की कर सकते हैं। अगर सही तरीके से चला जाए तो उसमें ही हो जाएगा, उसी में हो सकता है। कंपेयर करके बताया ना, इंग्लैंड में संविधान ही नहीं है, मतलब लिखित संविधान ही नहीं है, फिर भी वहाँ तरक्की हुई। तो लोग अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये सारे लोग अच्छे होने चाहिए। ये मतलब रूलिंग भी बदमाशों का, अपोजिशन भी बदमाशों का। हाँ अब तीसरा अपोजिशन आ रहा है केजरीवाल, वो उससे ज्यादा बदमाशों का। ये समस्या है देश में। यानी लोग अच्छे मीडिया जो है ना, मीडिया, अभी जो आप मीडिया की बात, ये मीडिया इस देश में जो देश के जनता की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं उसकी खबर ही नहीं दिखाता। अगर सोशल मीडिया नहीं आता तो वामन मिश्राम का नाम दुनिया वालों को पता ही नहीं चलता। कोई नहीं जानता। सही ये तो सोशल मीडिया की वजह से हुआ। अभी तो मैं जहाँ जाता हूँ, बस स्टैंड जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं क्या वामन मिश्राम है क्या, कोई फोटो निकालूं क्या। एयरपोर्ट जाता हो तो वहाँ मिलता है, फ्लाइट के अंदर मिलता है, हर जगह मिलता है। क्यों? सोशल मीडिया की वजह से।
सोशल मीडिया में जितना बड़ा कार्यक्रम हमारा चला है ना, उतना बड़ा कार्यक्रम किसी का नहीं।